हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं आज की मंथली करंट अफेयर यानी कि अप्रैल 2024 के नेशनल करंट अफेयर जो है ना, इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। और ये वाली जो क्लास है वो एक्चुअली एक रैपिड फायर राउंड वाली क्लास होगी। मतलब इस क्लास में आप लोगों को ऐसे इंतजार करवा के नहीं, कोशिश की जाएगी कि एक ही क्लास के अंदर पूरे करंट अफेयर हो जाए। थोड़े स्पीडली होंगे, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए ये वाली क्लास है मंथली कंपाइलेशन, ताकि थोड़े समय में आप पूरे मंथ के क्वेश्चनों को क्वेश्चन आंसर के साथ में रिवाइज कर लें। ठीक है, एक बार आप जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, इतना आप लोगों से कहना होगा मेरा। ठीक है, और बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। मेरा ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? मुझे एक बार ये भी बता दीजिएगा आप लोग। चलिए सर, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास थोड़ी आपकी रैपिड फायर राउंड में होगी एक बार फिर से, और हम पूरे अप्रैल मंथ के कंपाइलेशन है यहाँ पे करने वाले हैं। स्पीडली इस क्लास के अंदर सारे डेटा को देखने समझने वाले हैं हम लोग। सब कुछ क्लियर है? ओके है। तो सबसे पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पे है कि विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं ना, वो जीते हैं किसने? जापान ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे पास में। और ये हुए कहाँ पे थे गेम? ये गेम हुए थे किर्गिस्तान के अंदर। ठीक है ना, किर्गिस्तान के अंदर हुए थे, किर्गिस्तान के बिश्केक के अंदर ये वाले गेम हुए थे। मेडल में सबसे टॉप पे जापान है, 2 नंबर पे ईरान है। इंडिया का रैंक इसमें 9th आया था और 9 ही मेडल आए थे इसमें। 4 सिल्वर आए थे, 5 ब्रोंज आए थे, एक भी गोल्ड नहीं आया था इंडिया के पास में। ठीक है, तो एक तो बात है आपको ये याद करने वाली। प्रणाम बेटा, प्रणाम। ठीक है, चलो दूसरा जो सवाल है कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन अभी कौन से राज्य के अंदर हुआ है? ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश, सॉरी माफ करना, राजस्थान के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक है, राजस्थान के पाली के अंदर हुआ है। नागर स्टाइल का बना हुआ है, ओम आकार का टेम्पल है। दिखने में तुम लोगों को ये कुछ इस तरीके की शेप है, वो ओम टाइप की शेप दिखाई दे रही होगी, राइट। थोड़ा क्लास में फिर कह रहा हूँ, स्पीड से चलेगा, ठीक है ना, पहले ही, और ताकि हम एक ही क्लास में पूरे सारे क्वेश्चन है जो ना उनको कवर कर पाए। तो आप फटाफट फटाफट आंसर जरूर देते चलिएगा। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा रहा है दुनिया भर में? मतलब हम सैन्य खर्च की बात कर रहे हैं, तो सेना के ऊपर खर्चा करने वाला भारत जो है वो चौथे नंबर पे है दुनिया भर में। सर इस लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे कौन सा है? चाइना, तीसरे नंबर पे रशिया, भारत चौथे पे है। भारत का आंकड़ा ये कितना है? 83.6 बिलियन है। पूरी दुनिया ग्लोबली टोटल खर्चा कितना करती है किसके ऊपर? इसी के ऊपर ही तो वो खर्चा सैन्य पे टोटल खर्चा करती है कितना? 2443 बिलियन डॉलर का खर्चा करती है, ये याद रखना आप लोग। अभी हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस की पहली खेप है वो पहुंची है? ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अभी हाल ही में पहुंची है, किसको? फिलीपींस को पहुंची है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रह्मोस क्या है सर? ब्रह्मोस एक वो क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, ये याद रखना, भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है ये। और क्रूज मिसाइल है, इंडिया एंड रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया और फिलीपींस का 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इस मिसाइल के लिए अभी एमओयू हुआ है या समझौता हुआ है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? हेपेटाइटिस की रिपोर्ट अभी रिसेंट जो जारी की गई है ना, वो जारी की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ना वो जारी की गई है। और मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया भर में 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है हेपेटाइटिस की वजह से। लीवर का ये रोग है, और हेपेटाइटिस के कई टाइप है वैसे, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ये कई है, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना इंडिया के लिए, वो बी और सी है। इंडिया का रैंक दुनिया भर में मरने वालों के आंकड़ों में दूसरा है, पहले नंबर पे चाइना है हेपेटाइटिस की वजह से जो लोग मरते हैं उस आंकड़े में।
सिटवे पोर्ट न्यूज़ में चल रहा है और ये पोर्ट एक्चुअली कहाँ पे पड़ता है? ये पोर्ट पड़ता है म्यांमार में। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस पोर्ट को पूरा पूरा इंडिया ही चलाएगा। अब पूरा पूरा इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। एक बात याद रखना कि ये सिटवे पोर्ट इसलिए न्यूज़ में क्योंकि हम पहले जैसे कोलकाता बंदरगाह से हम लोगों को आने के लिए ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इस रास्ते को अपनाने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ते को तय करना में समय लगता है 3-4 दिन में हमारा यहाँ सामान पहुंचेगा। लगभग 1800-1900 किलोमीटर का सफर है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोलकाता से इधर बंगाल की खाड़ी से होते हुए सितवे बंदरगाह से पेलेतवा नदी, कालादान नदी से होते हुए पेलेतवा से पहुंच जाएंगे। ऐसे ये लगभग 800-900 किलोमीटर पड़ेगा ये सारा सफर। तो पहले से आधा तो सफर हो जाएगा और टाइम बहुत कम लगेगा। एक ही दिन में पहुंचा जा सकता है। पहले यहाँ पे 3-4 दिनों के बाद में जो है ना पहुंचा जाता था। तो इसी करके ये पोर्ट है न्यूज में। तो इंडिया टुक ओवर द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सितवे पोर्ट बिल्ड बाय इंडिया बना रहे से, और कालादान रिवर प्रोजेक्ट भी इसकी कहते हैं। इंडिया सेकंड पोर्ट है ये। अच्छा, इससे पहले हमने कौन सा लिया है? अभी रिसेंटली ईरान का चाबहार बंदरगाह है, उसको 10 साल के लिए हमें अपडेट में मिल गया। मतलब पहले हर एक साल के बाद में अपडेट हो रहा था, अब 10 साल के बाद में रिन्यू होगा। 10 साल तक उसे इंडिया ही चलाने वाला है। चाबहार पोर्ट ईरान याद रखना, सितवे पोर्ट म्यांमार याद रखना। दोनों पोर्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आ सकता है पेपर में सवाल। वित्त आयोग के नए मेंबर कौन बने हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, ठीक है ना। वित्त आयोग के नए मेंबर बने हैं अभी हाल ही में। तो वित्त आयोग के अभी रिसेंटली नए मेंबर बने हैं, नाम है इनके मनोज पांडा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, देखो वित्त आयोग जो है ना ये आर्टिकल 280 में आता है। इट डिफाइन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन क्या है उसको शो करता है ये, ठीक है। एक तो बात, दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होते हैं। एक चेयरमैन का नाम अरविंद पनगड़िया, वो अपकमिंग जो आपका फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। और इसमें 4 मेंबर होने वाले हैं, जिसमें से एक मेंबर आपको मैंने भी बताया है 1951 के अंदर पहला कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था। कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कैंसर के लिए पहली जीन थेरेपी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च की गई है। द्रौपदी मुर्मू। जीन थेरेपी का नाम है कार टी सेल थेरेपी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई रोग हमें लगता है ना, वो टी सेल को इम्पैक्ट करता है। टी सेल कमजोर पड़ जाती है तभी जाके हमें कोई ना कोई रोग होता है। अब टी सेल कमजोर पड़ता है, चलो ये तो ठीक है, समझ लिया हमने। अब हमने क्या किया, बॉडी में जो बचे खुचे टी सेल है उसको लिया, उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके बाहर से उसको इम्पोज्ड कर दिया। हालांकि खर्चा इसमें बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन जान से तो अच्छा क्या ही होता है। सारा जहां बिक जाए, सारा खानदान बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, सारी जमीन बिक जाए, फिर भी अगर शरीर रह जाए, अगर मैं कहता हूं तो सारे खानदान का धन बिकने के बाद में भी शरीर बच जाए जिंदा, तो सबसे सुपीरियर चीज तुमने बचा ली। सारा धन दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। शायद अगर ये सोचा जाए तो एक पर्सन ने इसके बारे में सोचा, हालांकि वो वैसे बहुत अमीर थे, डॉक्टर थे, और उनकी जान बची है। तो एक कार्टी सेल थेरेपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। और ये आईआईटी बॉम्बे के अंदर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया था। पेशेंट ऑन टी सेल है, उसको मॉडिफाई करके और बॉडी के अंदर वापस भेजा जाएगा, जो कैंसर की सेल को खत्म करेगा और वापिस इंसान बच जाएगा, ठीक है। चलो, ये दांत काहे फाड़ रही हो? ब्लॉक होना है क्या? अब पढ़ने की बात में ये दांत फाड़ने वाला मैसेज है? ब्लॉक होना है मन में ब्लॉक होने की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज डे जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 24 अप्रैल को जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। दिमाग में फर्क है क्या जो बिना मतलब? खैर, तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सर? देखो, पंचायती राज दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 अप्रैल के दिन, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत के अंदर जो है ना, पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है ना ये हुआ था, लागू हुआ था। पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। एक बात है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, लागू तो हुआ था पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? तो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। संविधान में जो बदलाव हुआ था ना वो 73वें नंबर पे संविधान बदलाव हुआ था 1992 के अंदर।
और ये पार्ट नंबर 9 है। और अगर आप इसके स्केड्यूल की बात करते हो तो स्केड्यूल नंबर कौन सा है, 11 स्केड्यूल है, आर्टिकल 243। अच्छा एक बात याद रखना, 243 से लेके इसमें टोटल 15 आर्टिकल है। जैसे 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसे टोटल 15 आर्टिकल है अकेले इसी के अंदर ही। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है सारे के सारे। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने 3 लेवल की पंचायती राज सिस्टम है उसको इंडिया के लिए सजेस्ट किया था, ठीक है ना। एक तो बात ये याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में जो है ना आगे की अगर हम बात करते हैं डियर कि 3 लेवल कौन सा था। पहला लेवल है पंचायत गांव का लेवल, गांव के ऊपर सरपंच होगा। दूसरा लेवल कौन सा है, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे पंचायती समिति बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी। और तीसरे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनने वाला है डियर, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास में यही बात आएगी हमारे पास में, ठीक है। अशोक मेहता एक कमेटी और भी थी, उनकी 2 लेवल की कमेटी थी, पर वो 2 लेवल की कमेटी जो है ना अभी उनको नहीं माना था, रिकमेंड नहीं किया गया था। और सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 के दौरान राजस्थान के नागौर के बगदरी और कासनी गांव जो है ना वहां पे इसको अप्लाई किया गया था। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था इसे। तो 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और एक बात और याद रखना, 24 अप्रैल को ही हम लोग एक अवार्ड भी देना स्टार्ट कर चुके हैं, उसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देते हैं हर साल। ये पहली बार साल 2022 में दिया गया था। 2022 में वो किसको मिला था, वो मिला था नरेंद्र मोदी को मिला था। दूसरा 2023 में मिला था, वो किसको मिला था, वो मिला था आशा भोसले जी को मिला था। और तीसरा मिला है 2024 का अभी, और वो किसको मिला है, अमिताभ बच्चन जी को मिला है 2024 का। हालांकि इसमें से एक विशेष पुरस्कार के रूप में रणदीप हुड्डा को भी मिला है, ठीक है ना। रणदीप हुड्डा को जो हरियाणा के रोहतक से रिलेट करते हैं, तो इसको जरूर याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आता है वो क्या है कि विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेट अप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन, इलीगल लोन एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए कौन सा बैंक है वो टेस्ट करेगा, आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आजकल आपको पता है कि लाखों फिनटेक कंपनियां हो चुकी है, एग्रेसिवली लोन देने के लिए आपको तैयार है। लोन देना बड़ा मतलब पहले लोन लेना बड़ा मुश्किल लगता था, पहले बैंकों में हजारों चक्कर काटने पड़ते थे और आपके आगे मतलब लोन वर्ड ही बहुत बड़ा था। लेकिन आजकल आपको खुद फोन करके कहते हैं कि आपको लोन चाहिए, 2 मिनट में केवल लोन, क्लिक करिएगा लोन। ये फिनटेक कंपनी आपको एग्रेसिवली लोन देने के लिए प्रिपेयर रहती है। तो ये इलीगल बहुत सारे लोग अच्छा ये क्या करते हैं, लोन देने के चक्कर में झांसे में फंसा लेते हैं और खुद आपसे कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं। 5, 7, 10 हज़ार एक बंदे से ऐंठ लिए, वो भी बहुत है इनकी बड़ी बात है। ऐसे कलेक्टिवली ह्यूज अमाउंट कलेक्ट करते हैं। तो इनको चेक करने के लिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली प्लान किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी तैयार किया है आरबीआई ने टू कॉम्बैक्ट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है सर कि दूसरी बात यह है कि आरबीआई कब बना, आरबीआई बना 1 तारीख को बना था। कौन सी 1 को, 1 अप्रैल 1935 को बना, 1 अप्रैल 1935 को बना आरबीआई। इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के जो पहले चेयरमैन थे या पहले अध्यक्ष कह लो आप लोग या डायरेक्ट गवर्नर जनरल कह लो, तो वो ब्रिटिश थे, ओ स्मिथ। पहले भारतीय थे सीडी देशमुख, और अब 25 नंबर के चल रहे हैं, नाम है शक्तिकांत दास। इनको साल 2023 का सबसे बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी दिया जा चुका है, ये भी याद रखना, क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल रखा था, दैट्स व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। हर साल हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं 25 अप्रैल को। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। इसके वेक्टर का नाम है फीमेल एनोफ्लीज, यानी कि मादा एनोफ्लीज मच्छर है, वो इसको लेके चलता है। ये बुखार होने वाला रोग है, अल्टरनेट डेज पे बुखार होता है। आज बुखार हो गया तो कल नहीं होगा, कल हो गया तो परसों नहीं होगा। और इसमें क्या होता है सर, इसमें बॉडी के अंदर जो है ना थकावट या तेज फीवर, तेज कड़ाके की ठंड लग के लगने वाला बुखार है। ये शाम के समय लगभग दिन ढलते समय 5-4 बजे के आसपास बुखार आता है। ये 1952 से पहले मलेरिया इतना ज्यादा डेंजरस था कि मलेरिया हुआ तो समझो कि मौत ही होना कंफर्म है। लेकिन 1952 के बाद में क्या हुआ है कि एक सिनकोना पेड़ है, उसकी छाल से क्विनेन की दवाई मिली हमें, और क्विनेन की दवाई से हम लोगों ने इलाज किया। आज तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हुआ है। ये 2030 तक का हमारा टारगेट है कि मलेरिया को जड़ से खत्म करना। इंडिया का एम है 2030 तक खत्म करना। किसी बीमारी को खत्म करने के लिए WHO की डेफिनेशन क्या है
कि 10,000 पेशेंट में से उस बीमारी का एक ही मरीज मिले तो वो कहलाती है बीमारी खत्म होना। मलेरिया में आज भी अफ्रीका के मलेरिया के आज भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी समझा दी आपको। इस बार का थीम क्या था, पढ़ सकते हो, एक्सेलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटल वर्ल्ड। हर साल अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है, 14 अप्रैल को मनाते हैं। अंबेडकर जयंती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी में इनका जन्म हुआ था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं ये। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इनकी किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन विच लीड टू क्रिएशन ऑफ आरबीआई। एंड इनको अवार्ड भी भारत रत्न मिल चुका है 1990 के अंदर। 133वीं इनकी इस बार की जयंती थी। LSST कैमरे, ये दुनिया के सबसे बड़े लार्ज कैमरे हैं, लार्ज सर्वे टेलीस्कोप कैमरा है, कह लो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है, जो अभी रिसेंटली चिल्ली ने बनाया है। आपका टेलीस्कोपिक कैमरा है जो सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे जो देखने के लिए होते हैं ना, वैसे ऐसे ऐसे भी रिसेंटली उत्तराखंड में भी कैमरे सेटअप किए गए हैं। उत्तराखंड के मंसूरी के अंदर जो ना एक नक्षत्र सेंटर सेटअप किया जाएगा, जिससे आप लोग सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र सेंटर जो है ना वो देख सकते हो। नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी रिसीव्ड 24 जो आपकी एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, ठीक है ना, इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने वो कौन से देश से अभी रिसेंटली लिए हैं, तो ये आपने इंडिया ने रिसीव किया है रशिया से। रशिया से बंदूकें जो है ना हमने रिसीव की है। ये जो AK वाली बंदूकें है ना वो भी हम रशिया से ही लेते हैं, जैसे AK-203 अभी रिसेंटली हमने ऑर्डर की है, AK-47 वो भी हमने रशिया से ही ली है, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हो, AK वाली बंदूकें भी हम रशिया से ही लेते हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब है, अभी रिसेंटली किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है सिनेर ने। पुरुष एकल का मेंस सिंगल का सिनेर ने जीता, वुमेन्स का जीतना है कॉलिंस ने, मेंस डबल का जीता रोहन बोपन्ना ने और इब्डन ने, इन्होंने जीता है 7वीं। शोम्पेन जनजाति अभी रिसेंट खबरों में थी, कौन से क्षेत्र की है ये शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति जो है ना ये आपकी जो कहते हैं ना वर्नेबल जनजाति कह दो या खत्म होने वाली या बहुत ही लिमिटेड प्रकार के लोग हैं ना इस जनजाति के हैं, और भारत के अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार आइलैंड के हैं। ये इसलिए जनजाति चर्चा में है क्योंकि इस जनजाति के लोगों ने पहली बार अपना पहचान पत्र बनवाया या इस बार के इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोटिंग करने का काम इन्होंने किया इस बार, तो दैट्स वाई ये जनजाति चर्चा में है। शोम्पेन पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है और ये कास्ट है फर्स्ट लोकसभा में जो इस बार एंट्री कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनके केवल 229 ही लोग हैं, मतलब पूरे भारत के अंदर ही जो है ना इनके 229 लोग हैं, तो नाम आता है बहुत ही थोड़े लोग हैं इसी के। Which airport become 14th airport in India launch the डिजी यात्रा सिस्टम। डिजी यात्रा सिस्टम जो है ना अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, तो डिजी यात्रा सिस्टम एक गोवा का एयरपोर्ट है जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर लाल पर्रिकर जो है ना यहाँ के CM रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े ही सादगी से जीवन जिया करते थे, उन्हीं के नाम पे ही मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है ये डिजी यात्रा सिस्टम क्या है सर, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको समय बहुत लगता है वेरिफिकेशन में, तो उस लगने वाले वेरिफिकेशन समय से उसको कम करना चाहते हैं तो फेशियल वेरिफिकेशन होगी, केवल आपके चेहरे से पहचान लिया जाएगा कि हाँ ये आप ही हो और बिल्कुल सही हो, ऑथेंटिक हो। तो डिजी यात्रा सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इसके मंत्री है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फेशियल रिकॉग्निशन होगा टू वेरीफाई पैसेंजर आइडेंटिटी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का राजदूत जो है ना यानी कि एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका एम्बेसडर अभी अभी रिसेंट बनाया गया है युवराज सिंह को। होस्ट कहाँ पे होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। वेस्ट इंडीज कोई देश का नाम नहीं है, वेस्ट इंडीज ग्रुप है कंट्रीज का, जिसमें कैरेबियाई देश आते हैं कई सारे आपके, और अमेरिका तो देश है ही, आपको पता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है ना ये कहाँ पे लग रहा है, तो ये अभी लग रहा है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है सर, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है जो H2O तुम इस्तेमाल करते हो ना, पानी जिसको बोला करते हो H2O, जिसमें से H2 अलग कर दो, O अलग कर दो, वही H2 जो है ना वो ग्रीन हाइड्रोजन का पार्ट है आपका। तो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर एक हाइड्रो पावर स्टेशन है नाथपा, वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया है। 14 किलो की कैपेसिटी है पर डे की इसकी, 14 किलो हर रोज ग्रीन हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करेगी। 14 किलो, आप सबको ये याद करना है डियर है कि 14 किलो जो है ना ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फ्यूल है एक्चुअली, ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद करना है आप लोगों को।
लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो है ना, ये किसे मिला है? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है, टेनिस के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच को। स्पोर्ट्स वुमेन किसको मिला है? ये मिला है बॉनमती को। एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जूडे को, और ये फुटबॉल से संबंधित है। तो तीनों जरूर याद कर लेना, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये। नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। अब सर ये क्या रहेगा हमारे पास में कि सर जंग दगना कितने साल बाद होती है? जंग दगना, जनगणना पूछ रहे हो क्या? जनगणना तो हर 10 साल के बाद में होती है। लॉर्ड मेयो ने 1881 के थ्रू इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, और हर 10 साल के बाद में सेंसस जो है ना होता है। लास्ट जो हुआ है वो 2011 का ही हुआ है हिसाब से। अब 2021 का होना चाहिए था, पर 2021 का नहीं हुआ। उसकी वजह कोविड बता रहे हैं, या उसकी वजह ये बता रहे हैं कोविड ही है वैसे तो, पर ना करने की वजह बहुत सारी है। जैसा जनगणना ना हो तो नुकसान नुकसान ही नुकसान है। पता कैसे लगा कितने लोग गरीब है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है? तो नहीं करवा रही है सरकार की हरामखोरी है कह सकते हो आप लोग, लेकिन होनी चाहिए। विकसित देश तो इसको 3-4 सालों के बाद में भी करवा लेते हैं, लेकिन हमारे भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में 10 साल बाद ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत लंबा एक प्रोसीजर है। 1 साल 1.5 साल के बाद में इतने सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो अब तक हमारे पास में ऑफिशियल डेटा 2011 का ही है, उसके बाद का भी डेटा अपडेट हुआ नहीं है डियर, ठीक है ना। चलो खैर, अगला जो सवाल हमारे पास में है कि कौन सा देश नई मेनिनजाइटिस वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश बना है? ये नाइजीरिया बना है। मेनिनजाइटिस क्या होता है? दिमागी बुखार बोलते हैं इसको। राजा राममोहन राय की मौत भी इसी से ही हुई थी। दिमाग में बैक्टीरिया या फंगस लग जाता है, उसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो इसके लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है मैन 5CV। इसको रिकमेंड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोटेक्ट फ्रॉम द 5 स्ट्रेन ऑफ द मेनिनजाइटिस, या एक मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया होता है उससे बचाने के लिए। ये इसको ब्रेन या स्पाइनल कोड में होने वाला बुखार कहा करते हैं। भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है ना, इसका अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? इसका भी ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा? इसका भी ठीक आंसर हिमाचल प्रदेश है। अब ये हाइब्रिड पिच का अनावरण तो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका हाइब्रिड का मतलब है कि जहाँ पे जो मैदान या पिच जो होती है ना, वो मैदान होता है एक्चुअली टर्फ बिछाई होती है उस पर, लेकिन वो आर्टिफिशियल घास होता है, रियलिटी वाला घास होता नहीं है। अब तक जितनी भी पिच है, क्योंकि भारत की पहली तो आप पढ़ ही रहे हो, तो भारत में जितने भी मैदान आपने देखे, जितने भी आपके जैसे फुटबॉल का टर्फ लगा लो, चाहे वो क्रिकेट मैदान का, हर किसी का जो आर्टिफिशियली घास होता है वो। लेकिन पहली बार ना हाइब्रिड है, मतलब आर्टिफिशियल तो है ही है, वो तो है ही है, साथ में नेचुरली भी इसके अंदर मिल रहा है आपको। तो लोकेशन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हाइब्रिड पिच है, और ये नेचुरल टर्फ है प्लस ऑर्गेनिक पॉलीमर फाइबर, इन दोनों से मिलकर बनाया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं शायद ये वाला आंसर देना ही भूल गया, कुछ और बताने लग गया था। इसके नौसेना के हमारे स्टाफ कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। आर्मी के अध्यक्ष है मनोज पांडे सर है, ठीक है ना। नेवी के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी है, VR चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है चाकू नाम की किताब है, वो किसकी लिखी हुई है? सलमान रुश्दी की है। अप्रैल महीने की ये भी चर्चा की किताब है, चाकू नाम की किताब है, ठीक है। एक्स डस्टलिक इस नाम का एक अभ्यास है, और ये अभ्यास कौन से देश के साथ करता है? भारत करता है। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसका 4था एडिशन हुआ था इस बार, और ये उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। तरमेज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद इसकी राजधानी है, ठीक है ना। ताशकंद इसकी राजधानी है, वो यहाँ पे पड़ती है। ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और ये सारे जो है ना, किर्गिस्तान, ये सारे USSR का पार्ट हुआ करते थे कभी। 1991 के बाद में इनको अलग कर दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे खुले में गोली चला दी थी, जो बेसिकली रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर ना एक सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण। इस करके उनके खुले आसमान में लोग बैठे थे और उनके ऊपर गोलियां चलाई, बहुत लोग मारे गए थे। और वही कांड है 13 अप्रैल 1919 की, इस बार की उसकी 105वीं एनिवर्सरी थी वो। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात के अंदर किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क, ये एक्चुअली ना सोलर पैनल के थ्रू हो ही सकता है। रिन्यूएबल का मतलब है जैसे एनर्जी को आप लोग बार बार यूज कर सकते हो। तो गुजरात के अंदर जो है ना खेवड़ा, गुजरात के अंदर सेटअप किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा सेटअप किया गया है। कैपेसिटी इसकी 30 गीगावाट होगी। एरिया इसका कितना होगा? 538 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया है आपका। दुनिया का सबसे बड़ा है ये वाला।
विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर पहली ब्रांच खोलने वाला प्राइवेट बैंक बना है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको बोला करते हैं। ये लगभग इसके बेस्ट बैंकों के अंदर आंकड़ों में भी इसका नाम लगभग रहता ही है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन का नाम जो है ना चक्रवर्ती है, अंतानु चक्रवर्ती है इसके चेयरमैन का नाम। Which Indian mission awarded the prestigious John L. Jack Swigert Junior Award for Space Exploration? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारा सबसे बेस्ट मिशन का अवार्ड जो मिला था ना, वो मिला है चंद्रयान 3 को। 2023 के अंदर सबसे ज्यादा हॉट जो कोई क्वेश्चन बन सकता था, जो हॉट न्यूज जो थी ना, वो चंद्रयान 3 की ही थी। शायद आपको याद हो तो चंद्रयान 3 जो है ना, हम लोगों ने कब लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। अच्छा, जिस जगह पे जाके उतरा था उस जगह का नाम था शिव शक्ति। कब जाके उतरा था? ये उतरा था 23 अगस्त को उतरा था। 23 अगस्त 2023 को जो है ना, ये वहां जाके उतरा था। रॉकेट कौन सा था? LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फैट बॉय जिसका नाम था। और इसका रॉकेट का या रॉकेट ले जाने वाला जो लैंडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम तो था विक्रम। और जो इसके अंदर रोवर था ना, रोवर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है ना, प्रज्ञान जो है ना उसका नाम था। और इस पे टोटल खर्चा कितना लगा? इस पे खर्चा लगा है 615 करोड़ लगा है, 615 करोड़। इसको पूरा लीड किसने किया था? इसको लीड किया था रितु कारीधाल ने। ठीक है ना, रितु कारीधाल जो है ना, उन्होंने इसको पूरा लीड किया था इस मिशन को। और कहाँ से लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है ना, इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। किसने डिजाइन किया था? इसको इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया टोटल आपका मिशन है ये वाला। तो काफी चर्चा का है, ये भी सवाल जरूर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली टी सेट 1A सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है। टी सेट 1A सैटेलाइट, और इसको लॉन्च करने वाला सिस्टम जो है ना, वो कौन सा है? इसको किसने लॉन्च किया है? टी सेट सैटेलाइट को। तो इसको लॉन्च करने वाला सिस्टम कौन सा है बताइएगा आप लोग। हाँ जी, तो टी सेट सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला सिस्टम का नाम क्या है? TASL है, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट है, मतलब धरती की इमेज ले सकेगा बहुत अच्छे से, बढ़िया HD इमेज जो है ना आपको फोटो में फोटो खींच के भेजेगा धरती के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपका। एक किताब है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, ये किसने लॉन्च की? मतलब किसके द्वारा है? सैम पित्रोदा। ठीक है ना, ये तो खूब ज्यादा चर्चा में रहे थे सैम पित्रोदा थोड़े दिनों से। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य अभी कौन बनी है? इनका नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर की है। नाम इनका क्या है? मिर इनका नाम है। बिल्किस मिर जो है ना, जम्मू कश्मीर की महिला है। ये जम्मू कश्मीर से है और ये रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया एज ए जूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक 2024। इस बार पेरिस में हो रहे हैं, फ्रांस की राजधानी में। 33वें ओलंपिक हो रहे हैं। 34वें 2028 में होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 35 में होंगे 2032 के अंदर। और वो कहां पे होंगे 2032 के अंदर? 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे वो 35वें ओलंपिक। आकाश तीर वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली, आकाश तीर जो है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया है? आकाश तीर बनाया गया है BHEL, बेल क्या है सर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी जो है ना, इसके द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसके द्वारा तैयार किया गया है। एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए एयर डिफेंस, कोई हवा से आप लोगों पे अटैक ना कर सके, उसके सिक्योरिटी के लिए ये एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है। नई पीढ़ी की बैलास्टिक मिसाइल अग्नि पी फॉर प्राइम, अग्नि पी या पी फॉर प्राइम है, इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। और कहां से लॉन्च किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये ओडिशा के अंदर पड़ता है। इसको पहले कहते थे विल्लर द्वीप, इसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो न्यू जनरेशन की न्यूक्लियर बैलास्टिक क्या होती है सर? देखो, दो टाइप की मिसाइल होती है। एक मिसाइल होती है इस तरीके का पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, ये बैलास्टिक है। और एक है क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज का मतलब है पैरेलल टू द सरफेस चलती है, उसको बोला करते हो क्रूज मिसाइल आप लोग। इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। DRDO ने बनाई है, एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि सीरीज है। अग्नि के वैसे कई सारी सीरीज आ चुकी है, जैसे अग्नि 1 है 700 किलोमीटर तक के आसपास थी, 700 से 1000 के आसपास थी। अग्नि 2 2000 है। अग्नि 3 एंड 4 2000 से लेके और 2500 से लेके 3500 तक चली। अग्नि 5 है वो 5000 के आसपास है। सब बैलास्टिक है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से निकली दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके पड़ेगी। तो ये अग्नि सीरीज है सारी की सारी हमारी भारत की।
डीआरडीओ के द्वारा बनाई, और डीआरडीओ के चेयरपर्सन वी समीर कांत का 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, मतलब वो चेयरपर्सन बने रहेंगे। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हो आप लोग। आरबीआई के द्वारा तय की गई वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई के द्वारा जो तय की गई है अभी प्रेजेंट की जो रेपो रेट है ना, वो कितनी है? 6.5% है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है हमारा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आपको पता होगा ना, रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन है कमर्शियल बैंक को जिन पे लोन देता है, और रिवर्स क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ये भी है, पर आरबीआई बोरो करता है जब कमर्शियल बैंक से वापस में, ठीक है। पारादीप बंदरगाह ये अभी चर्चा में था, और ये ओडिशा का बंदरगाह है। इसको ना बढ़िया बेस्ट बंदरगाहों में से सम्मानित किया गया था। टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट था 2023-24 का ये। 135.38 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो 2023-24 में जो ना इसने हैंडल किया था। सामान लादा जाता है, उतारा जाता है, वो कार्गो पोर्ट में सबसे बेस्ट में पारादीप पोर्ट था। उड़ीसा राज्य का पारादीप पोर्ट पड़ता है। थोड़े से लेक्चर की आज स्पीड ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कम समय में थोड़े क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए जाए, ठीक है, इसीलिए ही। नेक्स्ट आपका है कि अभ्यास एक दोस्ती, दोस्ती 16 है, इसका 16th नाम का एडिशन है, और ये 16th एडिशन है हमने किसके साथ में किया? तो दोस्ती नाम का अभ्यास हम मालदीव के साथ करते हैं। वैसे मालदीव आपको पता है कि खूब ज़्यादा न्यूज़ में चल ही रहा है पिछले कई दिनों से, और ये एक आपका अभ्यास जो है ना, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका तीनों मिलके करते हैं ये आपके, ठीक है ना। तो ट्राईलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है ये, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है तीनों की ये। आरबीआई का इस बार 90वां स्थापना दिवस था। कब मनाते हैं? सबको अच्छे से पता है आरबीआई स्थापना दिवस अपना कब मनाती है। 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया करती है हर साल। आरबीआई के बारे में मैंने अभी सब आपको बातें बताई थी। सिविल सर्विसेज डे हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सिविल सर्विस डे हर साल 21 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 21 अप्रैल को हर साल ये डे सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यूली अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है ना, इसको एड्रेस किया था, और पहली बार इसे साल 2006 में स्टार्ट किया गया था। और ये भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी सबसे ऊंची फोटो 182 मीटर की गुजरात के केवड़िया के अंदर पड़ती है, ध्यान रखना। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भी एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, वो भी आपको याद रह लेना चाहिए, ठीक है ना, एकता नगर। वर्ल्ड पार्किंसन डे, ठीक है ना, ये एक डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन में वैसे था, दिमाग में कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है, दिमाग में मोटे तौर पे समझ लो फर्क ही होता है। और पार्किंसन डे जो है ना, हर साल सेलिब्रेट करते हैं 11 अप्रैल को। जैसे हमारा कुमार है मान लो, अब दिमाग में कोई गलती, इसके वैसे कोई बीमारी नहीं है, पर बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। तो पार्किंसन डिजीज है और नर्व सिस्टम का डिसऑर्डर है ये, दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट है ना, उसको इफेक्ट करता है बस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? हर साल ये 5 अप्रैल को डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना आप लोग। और फर्स्ट जो है ना, इंडियाज फर्स्ट मर्चेंट वेसल पोत जो था ना, एसएस लॉयल्टी था, जो कि मुंबई से लेके लंदन तक गया था आपका, ठीक है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है ना, ये कहाँ पे? ये चित्रकूट के अंदर, ठीक है ना, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये धनुष टाइप के से ऐसे शेप का जो है ना, ये बना हुआ है आपका चित्रकूट के अंदर। किस देश ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम है जिग नाम की करेंसी स्टार्ट की है? तो करेंसी स्टार्ट करने का काम तो अब जिम्बाब्वे ही कर सकता है, या तो जिम्बाब्वे कर सकता है या वियतनाम कर सकता है। इन्होंने ना कुमार की तरह बेवकूफ़ी की थी। क्या बेवकूफ़ी की थी? खुद के ही नोट छाप दिए बहुत सारे। कैसे नोट छाप दिए? नोट छाप दिए ऐसे इन्होंने कि भाई सोचा कि यार खुद का ही पैसा छापने की मशीन में छाप दो। अब ये नहीं सोचा कि मार्केट में जितना सामान है उतने ही पैसे होने चाहिए। तो जब आप धड़ल्ले के बहुत सारे नोट छापते हो ना, तो सामान तो उतना ही रहता है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लो ये पेन लेना, पेन 10 रुपए का ही था, लेकिन इसको लाने सामने वाला कहता है मेरे को पेन तो चाहिए, मैं 50 देने को तैयार हूँ, कोई 100, कोई 2 लाख देने को भी तैयार होगा। तो बैग भर भर के जो है ना नोट छपे थे इसके। तो इस करके इनको करेंसी अपनी बंद करनी पड़ी, दोबारा से करेंसी स्टार्ट करनी पड़ी। वियतनाम ने भी ऐसी गलती की थी। वियतनामी डोंग करेंसी है, बहुत गरीब है, घूमने जा सकते हो लेकिन ऑन योर रिस्क, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी है वहाँ की, ठीक है ना। मतलब आप रात को बहुत ज़्यादा ऐसे खुले में घूम नहीं सकते हैं, कब सामान चोरी हो जाए, कब वो इंसान को मार दे पैसे के लिए, उनको कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जहाँ पे जो आती है ना, गरीबी आती है ज़्यादा, बेरोजगारी ज़्यादा होती है, वहाँ पे उस लेवल में क्राइम भी बढ़ जाता है। तुमने कभी वर्ल्ड बैंक और के साथ में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो है हमारे, ये
इनके लोन कभी तुमने देखे होंगे, सुने होंगे, तो इनके लोन मैक्सिमम जो अपने कंट्री में आए हुए ना, वो आपको देखने को मिलेंगे या तो एजुकेशन पे मिलेंगे या रिसर्च पे मिलेंगे या किसी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए नहीं देते, देते हैं ये, वो ज्यादातर एडीबी देता है आपको इस मामले में, लेकिन ज्यादातर जो है ना एजुकेशन रिसर्च पे लोन देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक, ये IMF। और ये ना केवल भारत बल्कि दुनिया में भी ऐसा ही करता है। उसकी वजह क्या है? वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि पढ़े लिखे अगर होंगे ना और समझदार होंगे और लायक होंगे रोजगार के, तो वो कभी भी उस देश में क्राइम नहीं होगा। सर इनको क्या खतरा है? भारत में अगर क्राइम हो भी जाए तो क्या खतरा है खतरा। दिक्कत सबसे ज्यादा फिर होगी कहीं ना कहीं ज्यादा, अगर मान लो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या हो जाएंगे, अगर वेले हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा तो क्राइसिस बढ़ जाएंगे। लोग फिर ना मार काट खाने की कोशिश में रहते हैं कि इधर लूट लें उधर लूट लें, और फिर ये चीजों का इफेक्ट ना लंबा जाता है। डोंकी से जाते हैं ना अमेरिका भी, तो नुकसान फिर हर जगह ही होता है इसका। इसलिए वैश्विक शांति के लिए ऐसी सोच के साथ में चलते हैं ये। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। और एक बात और भी क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक चीज भी इंपॉर्टेंट है आपकी कि यहाँ पे कि जो आपका ये वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, श्रीलंका वाली बात भी समझ लो पहले, बाद में बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक के वैसे मैं पहले बताता हूँ। अजय बंगा भारतीय मूल के ही है और वो टॉप 100 के लिस्ट में शामिल है टाइम मैगजीन की, ठीक है ना, अभी रिसेंट एक रैंक अकॉर्डिंग। श्रीलंका में देख लो थोड़ी देर पहले गरीबी आई थी, राष्ट्रपति के घर में लोग, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे थे, उस पानी को नहा के काला नहीं किया था, जेड ब्लैक कर दिया था रगड़ रगड़ के। मतलब इस तरीके से लोग नहा रहे थे, उनकी कुर्सी पे मजे ले रहे थे। तो उनके एक मंत्री था, उसकी गाड़ी को रुकाया, गाड़ी उसने रोकी नहीं, कहते गाड़ी बाहर आओ, कहते बाहर नहीं आता। सब लोगों ने उठा के उसकी गाड़ी को, गाड़ी समेत ही, और मंत्री अंदर ही बैठा है, गाड़ी को नदी में फेंक दिया। तो ये जब भी कभी अनपढ़ता का लेवल बढ़ जाता है ना, मूर्खों का लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पे ये चीजें घटनाएं आमतौर पे होने लग जाती है। कभी तुमने देखा होगा ना, दो लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं, तो बहस करने लग जाते हैं, उनको दूसरा जो आके चुप करवाता है ना, तो वो पता है क्या कह के चुप कराता है, यार ये तो मूर्ख है, तू तो पढ़ा लिखा है ना, ऐसा बोलते ना, तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू तो शांत हो जाए यार इस बारे में। तो ये जहां पे भी बड़ी पढ़ाई लिखाई ज्यादा आती है ना, वहां पे चीजें जो है ना वो सोच समझ के की जाने वाली चीजें हो जाती है फिर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खैर यहाँ पे, पर आप वियतनाम अगर घूमने जा सकते हो तो जा सकते हो, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही गरीब देश है, ठीक है ना। डोंग वहां की करेंसी बहुत ही गरीब है। इंडोनेशिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे, मतलब आप यहाँ से थोड़े पैसों में वहां बहुत ज्यादा में घूम के आ सकते हो, आराम से घूम के आ सकते हो, लोग जाते भी हैं फिर घूमने के लिए। खैर, कैलिस्टो निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है ना। तो कैलिस्टो जो है ना वो किस ग्रह का एक नया चंद्रमा है। तो कैलिस्टो जो है ना अभी रिसेंटली खोजा गया है न्यूज के अंदर, और कैलिस्टो जो खोजा गया है अभी न्यूज में ये है जुपिटर का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्र दराज के चलते हुए नंबर 1 बना है। तो ये वही है, नोवाक जोकोविच है, जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले भी इनका नाम बताया भी होगा। हाल ही में कौन सा देश गावाने नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ है कौन सा? मेडागास्कर हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये वो देश है जिसमें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सबसे टॉप पे रहता है। हमारा भारत का नंबर 7वां 8वां आता रहता है इसमें। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का मतलब है कि मौसम से होने वाली तबाही के मामले में ये टॉप पे है। मोजाम्बिक तो लगभग ही टॉप पे रहता है। और फिनलैंड में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बिल्कुल 0 है। वहां पे ऐसे मौसमी तूफान की वजह से कोई नुकसान नहीं होता। कुछ इस प्रकार का ही उनका स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इस बार के लोकसभा के चुनाव में छपरा छा गया। अरे छपरा तो छाना ही था। हाल ही में प्रसिद्ध सांची शिल्प को जीआई टैग मिला है। सांची शिल्प को जीआई टैग मिला। ये कहाँ की सांची शिल्प है? इस टाइप की ये शिल्प अदाकारी है, ये मथुरा की है, ध्यान रखना, मथुरा की। ऑप्शन नंबर इसका सी ओके रहेगा हमारा। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको बोला करते हैं हम लोग, ठीक है। ये फोटो आप लोग जानते होंगे, अभी रिसेंटली मैडम तुसाद म्यूजियम के अंदर, दुबई के अंदर फोटो लगी है। किन की लगी है? ये अल्लू अर्जुन की लगी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कि 10 दिन का एक अभ्यास है गगन शक्ति 2024। इसका संचालन अभी रिसेंटली किया गया था, 10 दिन का एक अभ्यास। और इसका संचालन किया गया किसके द्वारा किया गया? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया। इसमें MiG-21 इंडियाज फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर है, उसको दिखाया गया था। इंडियाज बिगेस्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है ये गगन शक्ति एक्सरसाइज। और एक बात और याद रखना कि अभी रिसेंटली एयरफोर्स ने ही चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में अपना विरासत स्थल है उसको भी उद्घाटन किया था थोड़े दिन पहले ही, ठीक है।
नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूट होस्टेड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट। चेस टूर्नामेंट के अभी जो है ना अभी रिसेंटली किसने ऑर्गेनाइज किया? भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईआईटी मद्रास। भारत का ओवरऑल सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बेस्ट यूनिवर्सिटी पूछो तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, लेकिन ओवरऑल सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में कौन सा आता है? वो आता है आईआईटी मद्रास आता है। क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जो बहुत ही कम और रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में आते हैं, इसकी सबमिट हुई थी 2024 की, और वो सबमिट अभी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज तो किया गया था, पर इस सबमिट को कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी याद कर लेना है। 5.3 मिनी एक एआई मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट एआई मॉडल, छोटा सा एआई मॉडल है, पर लैंग्वेज इसमें बहुत सारी है, कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, काम कर सकता है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अपॉइंटेड कॉल एडिशन नाइपो एज अ फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर। भारत के पहले डिफेंस एडवाइजर जो है ना वो किसे अपॉइंट किया गया है? कहाँ पे किया गया? सॉरी, पपुआ न्यू गिनिया के अंदर अवॉइड किया गया। सी ऑप्शन सही है इसका। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ना हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ना हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 24 से 30 अप्रैल, मतलब इस बार किया गया था। और इस बार का मेन थीम क्या था? इस बार का थीम था ह्यूमनली पॉसिबल, सेविंग लाइफ थ्रू इम्यूनाइजेशन। टीके जितने ज्यादा लगेंगे, वैक्सीनेशन जितना ज्यादा सेलिब्रेटेड। चिथिराई कार फेस्टिवल, चिथिराई कार फेस्टिवल जो है ना अभी रिसेंटली कौन से राज्य के अंदर ये मनाया गया था? तो ये चिथिराई कार फेस्टिवल अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया का, और सबसे सुंदर मंदिरों के अंदर भी इस मंदिर का कई बार नाम शामिल हो चुका है। साफ सफाई के लिए विशेषकर ये टेम्पल जाना जाता है भारत में। Where was the fourth meeting of Intergovernmental Negotiating Committee INC4 on UN Plastic Treaty held? UN Plastic Treaty की जो चौथी मीटिंग थी ना अभी रिसेंटली हुई है, और ये मीटिंग हुई कहाँ पे है? ये हुई है ओटावा के अंदर, ओटावा कनाडा के अंदर ये मीटिंग हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। रामपेज मिसाइल, रामपेज मिसाइल जो है ना हमने अभी रिसेंटली इजराइल से ली है। एक्चुअली रामपेज मिसाइल जो है ना ये एडवांस एयर टू एयर वेपन है, और अटैक कर सकती है ईरानियन मिलिट्री बेस वगैरह है उस पर अटैक किया था। ये ईरान की मिसाइल है, हमने इंडिया ने भी इसके साथ में समझौता किया है वैसे, ठीक है, पर ये मिसाइल कौन से कंट्री से रिलेट करती है? इजराइल से रिलेट करती है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी याद कर लेना है डियर आपका। इसके बाद में ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला सवाल होगा कि इंडिया हैज साइंड अ प्रोटोकॉल एम्ड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको DTAA विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ में ये किया गया है आपका? तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या ठीक रहेगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जो आंसर रहेगा, अभी रिसेंटली ये समझौता जो हुआ ना हमारे पास में वो हुआ मॉरिशस के साथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक रहेगा। 5 नंबर वाला जो सारा है वो मैंने ऑलरेडी उसका एक वीडियो बना दिया है, तो उसको पर्टिकुलर वीडियो में चेक कर लीजिएगा, फिलहाल यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। ब्रजनी जो बर्जनी है या बेनेडिक्टस, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी? ये वो देश है जहां पे बेसिकली महिला और पुरुषों के अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता। वर्क वेजेस पे, मतलब जितनी सैलरी पुरुषों की है उतनी की उतनी सैलरी महिलाओं की है, और वो अभी रिसेंटली आइसलैंड के बने हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, आइसलैंड, ठीक है। अभी रिसेंटली बेपी कोलंबो मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक मिशन है, इस मिशन को अभी रिसेंटली मिलके लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया सर? मिलके लॉन्च किया। एक तो जापान की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, और एक है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिलके ये लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? मरकरी को स्टडी करने के लिए। मरकरी बोले तो बुध ग्रह। अच्छा, आप में से कोई अगर ये पूछा जाए कि सर बुध ग्रह जो है ना, बुध ग्रह सबसे गर्म है क्या? नहीं, देखो सूरज के तो सबसे पास है बुध ग्रह, ये बात मान लेते हैं हम लोग, लेकिन सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि इस ग्रह की रातें बर्फीली रातें कहलाती है। उसकी वजह ये है कि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना वो सबसे कम है, या ना के बराबर है, या कह दीजिएगा 0 कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम लेवल है वो है शुक्र ग्रह पे, तो यानी कि विनस प्लेनेट है ना वो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे जो है ना, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम इस काम को भी माना जाता है। दुनिया के सबसे टफेस्ट अगर कोई वर्क है उसमें से एक काम ये भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया था 2019 के अंदर, और 2024 का थीम था प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। ठीक है, और एक छोटा सा सवाल और है, इंडिया में ना रेट माइनिंग कहाँ पे पाई जाती है? तो रेट माइनिंग ज़्यादातर जो है ना, ये आपको मिलने वाली है पहाड़ी इलाकों पे। जस्ट लाइक अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो मेघालय के अंदर आमतौर पे आपको रेट माइनिंग मिलेगी। रेट माइनिंग का मतलब ये है कि वहाँ की जो जनजाति है ना, वो पहाड़ों को खोद खोद के से चूहा कुतर कुतर के बिल बनाता है ना, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आप लोगों को बिल बनाते हुए दिखाई देंगे ये। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला है कि हाल ही में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर के अंदर जो है ना, अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस पर्सन को नियुक्त किया गया है? ये है सीताराम मीना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। ये मीना एक जनजाति है, इसको इंग्लिश में मीना लिखते हैं लेकिन वैसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी मीना है, और ये राजस्थान की जनजाति है। इस स्पेल को लेके भी एक बार यूपीएससी के अंदर बड़ा चर्चा हुआ था, क्योंकि ये एसटी ट्राइब है, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है। तो मीना और मीना प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अणे वर्ड के लिए कोई इंग्लिश में लेटर होता ही नहीं है। खैर, आप सीताराम मीना याद रखिएगा। पॉइंट जो कैलिमरे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिसेंटली एक न्यूज में देखी गई थी। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राम राम बेटा। द विनर्स माइंडसेट जो है ना, ये किताब है, और ये बुक किसकी लिखी गई है? तो विनर माइंडसेट है, ये किताब लिखी गई है शेन वॉटसन की। शेन वॉटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्लास का रैपिड फायर राउंड चल रहा है कंपाइलेशन का, ठीक है ना, अप्रैल मंथ का। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने शेनझोउ 18 क्रू को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? एक न्यू स्पेस स्टेशन है एक्चुअली, उसके लिए लॉन्च किया गया है। और ये कौन सा कंट्री होगा? ये कंट्री होगा चाइना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को आंसर आता है ना, तो एक टक होगी, यूं बैठिए मत, साथ के साथ में जवाब भी दीजिएगा, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी मार्क करिएगा, ठीक है ना। खाली देखना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ना मतलब साथ के साथ आंसर भी मार्क करिएगा, सही गलत जो भी है, पर आंसर मार्क करिएगा। पढ़ने आए हो तो इसका लॉजिक ये है, ठीक है। विंझिम बंदरगाह, ये अभी रिसेंटली जो है ना न्यूज में था, ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बना है, और ये अदानी ग्रुप्स के द्वारा चलता है। तो विंझिम पोर्ट है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो विंझिम पोर्ट जो है ना पड़ता है केरल के अंदर पड़ता है। विंझिम बंदरगाह जो है ना भारत के राज्य केरल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। आदिल, गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो? अगला सवाल हमारे पास में है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% से बढ़ के कितने बिलियन हो गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 10% बढ़ गया है, और ये 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका फार्मास्यूटिकल बिजनेस का हो या मेडिकल डिवाइसेस के लिए बिजनेस कह दीजिएगा, 2030 तक ये बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाने वाला, मतलब लगातार ग्रो हो रहा है। कोविड में हर सेक्टर डाउन गया था, लेकिन ये सेक्टर जो ऐसा था, ये मोर देन 300% ग्रो किया था। जस्ट लाइक एक सैनिटाइजर कह लो या एक मास्क कह लो, उसकी वजह से ही ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया था। और फार्मास्यूटिकल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए ना एक्सपोर्ट मार्केट का, भारत की तरफ से तो यूएसए का 31% है, सेकंड पे यूके है, थर्ड नंबर पे इसमें नीदरलैंड कंट्री का नाम आता है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक किताब है, ये किसने लिखी है? ये गोवा के गवर्नर है, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा लिखी गई है। ये एक्चुअली बहुत सारी और भी किताबें लिख चुके हैं। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अभी पहली महिला जो कुलपति बनी है ना, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है खातून, ठीक है ना, नाइमा खातून। बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है किसी पेपर के अंदर, देख लेना, तुम्हें जरूर मिल जाएगा ये। हाल ही में त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया गया था? त्रिशूरपुरम जो है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कहाँ पे? त्रिशूर के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये त्रिशूरपुरम जो है ना, एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है? केरल के अंदर है। केरल के अंदर त्रिशूर जो है ना, यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है ये।
हर साल होने वाला हिंदुओं का एक त्योहार है त्रिशूर। उसमें जो है ना इस त्रिशूर पुरम मनाया गया था केरल राज्य के अंदर। हाथियों के साथ में पूजा वगैरह होती है यहाँ पे इस मंदिर में। 34वां सेंग खिहंगल महोत्सव ये कहाँ पे मनाते हैं? ये खासी जनजाति मनाती है मेघालय में। मेघालय में 3 प्रकार के जनजाति, 3 प्रकार की पहाड़ी है, गारो है, खासी है और जयंतियां हैं। और ये खासी जो जनजाति है ना, ये मैट्रियार्क है। 2 प्रकार का समाज है, एक है पैट्रियार्क, एक है मैट्रियार्क। पैट्रियार्क जिसमें पुरुष प्रधान होता है, मैट्रियार्क जिसमें महिला प्रधान है। पुरुष प्रधान समाज जो होता है ना, वो ज्यादातर भारत में पैट्रियार्क ही है, हर राज्य में आपको यही देखने को मिलता है। लेकिन ये मैट्रियार्क है, मतलब यहाँ पे लड़की दुल्हन बन के ससुराल नहीं जाती, लड़के दुल्हन बन के, दुल्हन क्या सॉरी दूल्हा बनने का मतलब दुल्हन की तरह समझ लो, वो जाएगा ससुराल जाएगा। मतलब लड़की अपने घर ही रहेगी, लड़का बाबुल की दुआएं लेता जाएगा दहेज वहेज लेके। जो सिस्टम मतलब समझ लो लड़कियां अपनाती है, वो सिस्टम यहाँ लड़के अपनाएंगे, लड़के जाएंगे ससुराल में, वहां रहेंगे। तो इसी समाज को बोला करते हैं पैट्रियार्क, मतलब महिला प्रधान समाज बोलते हैं। और ये खासी जनजाति के अंदर पॉपुलर भी है। की प्रकार की पहाड़ियां हैं इस करके यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। मानसिन राम नाम की एक जगह है इस करके चलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली हु रिसीव द प्रेस्टिजियस, एक अवार्ड है आपका आर्यभट्टा अवार्ड, और फ्रॉम द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एएसआई की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है ना बेसिकली किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये दिया गया सुब्बा राव को, ठीक है ना, सुब्बा राव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा ठीक है। भारत का लक्ष्य कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है ना कि हम अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं। 2030 तक का टारगेट है हमारा। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजते हैं, तो ये सैटेलाइट क्या है, कुछ टाइम के बाद में डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, ये काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, हम सैटेलाइट भेजते हैं, ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ होगी। अर्थ के बाहर जो है ना एक लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है जिसकी ऊंचाई है 2000 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है। और इसके बाहर एक और है, इसको कहा करते हो आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी, जिसकी ऊंचाई 20,000 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है। इसके बाद में एक और आता है, इसको कहा करते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, उसको आप लोग कहा करते हैं 35,000, मतलब एग्जैक्ट कहा जाए तो 36,000 किलोमीटर जो है ना इसकी लगभग लगभग ऊंचाई है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और हमारे पास में जो है ना जितने भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है ना, वो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आमतौर पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी जगह पे जो है ना वो छोड़े जाते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और इस जगह पे जो सैटेलाइट छोड़ते हैं हम लोग, ये तो बात ठीक है हमारे पास में, पर सैटेलाइट छोड़ते हैं जिस व्हीकल से हम लोग, जिस व्हीकल से छोड़ते हैं, मतलब जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया हमारा। तो पीएसएलवी से हम सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं। अब सैटेलाइट तो हमने छोड़ दिया लॉन्च व्हीकल से, वहां रुक गया, लेकिन जो लॉन्च व्हीकल है ना वो भी उसी ऑर्बिट में आके रख गया, वो भी उसी ऑर्बिट में आके रुक गया। तो वो बन गया कचरा बन गया, अंतरिक्ष का कचरा वो कहलाता है आपका, जिसको कहते हैं स्पेस डेब्रीज। और कुछ सालों के बाद में ये भी क्या होता है, चलो थोड़े टाइम के बाद भी मान लो ये कचरा इसके साथ टकरा भी गया, तो इसके सोलर पैनल टूट गए, तो ओरिजिनल सैटेलाइट भी कचरा बन गया। या चलो ना भी टूटा हो, फिर भी आपका सैटेलाइट की लिमिट होती है, एज होती है, वो उस कुछ टाइम के बाद में डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वो जो सैटेलाइट है आपका, वो स्पेस का कचरा है, अंतरिक्ष का कचरा कहलाएगा वो। और उस अंतरिक्ष के कचरे से मुक्त होने के लिए हमारा टारगेट है कितना, साल 2030 का। ये स्पेस डेब्रीज मतलब बहुत सारा कचरा कलेक्ट हो गया, आप नए सैटेलाइट छोड़ रहे हो, वही सैटेलाइट पुराने वाले खराब हुए, क्योंकि वो तो फ्री बॉडी के रूप में वहां घूम रहे हैं, ओरिजिनल सैटेलाइट के साथ टकरा रहे हैं, उनके सोलर पैनल को खराब कर रहे हैं। तो इसी चीज के लिए, ठीक है ना। राधे राधे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे कि हु लॉन्च्ड लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन आईपीएल 2024 टू प्रमोट क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। यूपीआई क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए रुपए ने जो है ना ये मिशन लॉन्च किया था। और आईपीएल टीम आपको पता है कौन सी जीती है, बताना था कौन सी जीती है। राज नहीं आया क्या क्लास में? राज होता तो जल्दी बता ही देता अब तक। नेक्स्ट है एनएसजी के डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल कह दो या महानिदेशक कह दीजिएगा, जिसको ब्लैक कैट भी कहते हैं, ये कौन बने हैं अभी हाल ही में? ये बने प्रभात, नलिन प्रभात सर बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। एनएसजी को हम लोग जो है ना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी कहा करते हैं। काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ इंडिया है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री काम करती है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, इसका ऑपरेशन सेंटर हरियाणा गुरुग्राम में भी है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना आप लोग।
16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 16 से 18 अप्रैल तक जो है ना ये हुआ था यूएई की कैपिटल अबू धाबी के अंदर हुआ था। 16 से 18 तक हुआ था ये आपका अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का। इसका थीम था ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। जो एनर्जी है हमारी उसको सस्टेनेबल सतत एनर्जी पे, सतत ऊर्जा पे हम कैसे जाएं। मतलब क्या है कि ऐसी एनर्जी हम यूज करने से बचें जिससे कार्बन एमिट ज्यादा हो रहा है, ऐसी एनर्जी का यूज करें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरमेंट इफेक्ट जीरो हो जिसका, और हेल्थ इफेक्ट भी उसका जीरो पड़े, और हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो मिलती ही रहे। ठीक है। Who has authored a book titled India: The Road of Resistance and Vision and Agenda? ये किताब जो है ना अभी रिसेंटली किसकी लिखी गई है? तो ये किताब अभी रिसेंटली जो है ना पब्लिश हुई है, और ये किताब लिखी गई है किसकी? ये लिखी गई है भीमेश्वरा चाला की। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। Who has been honored with the prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हर साल 24 अप्रैल को ये अवार्ड दिया जाता है। 2022 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2022 के अंदर जो है ना इस अवार्ड को दिया गया, और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, दूसरी बारी मिला आशा भोसले जी को मिला, और अब मिला है ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है साल 2024 का। हर साल 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर, साल 2022 फरवरी में लता जी का देहांत हो गया। और लता मंगेशकर चौक कहाँ पे है? यह है लखनऊ के अंदर। उस चौक पे एक वीणा है, उस वीणा का डिजाइन किसने किया था? रामवंजी सुतार ने। और रामवंजी सुतार कौन है? वही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है कि सर जी हरियाणा डी की कट ऑफ कितनी जाएगी 95 में से? सर जी इसके लिए बेटा बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन पे जाके एक बार विजिट कर लो आप, ठीक है ना, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। स्टार IQ एजुकेशन चैनल आपको कभी ये नहीं बताएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। असल मायने में तो सुनील सर का कहना ये होता है, स्टार IQ एजुकेशन चैनल का ये कहना होता है कि कट ऑफ कोई माइखालाल ठीक बता ही नहीं सकता। दैट इज ए सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड प्रोग्राम, कोई ही नहीं बता सकता है। फिर भी तुम इस झूठे भ्रम के जाल में जाना ही चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे आज वीडियो बनाने वाले मिलेंगे, या आने वाले 4-5 दिनों में तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, इतनी जाएगी कट ऑफ, ये देख लो वो देख लो, तो उन पे तुम चक्कर काटते रहना। वैसे मेरी कोई सलाह मानता है तो वो ये है, पेपर दो नियम से, मन लगा के, और उसके बाद में ठीक ढंग से अपना प्रिपरेशन या आगे की तैयारी या खुद का एनालाइज कर लो, बहुत ठीक है। कट ऑफ जानना न जानना है किसी के बस का नहीं, आएगा वो तो रिजल्ट आएगा ही, क्या ही उखाड़ लोगे तुम लोग। ठीक है, एनीवे खैर मेरी सलाह है, मानो तो न मानो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल बनता है वो क्या रहेगा? नेक्स्ट हाँ, बस एक पहाड़े की, ये किताब किसकी लिखी गई? ये किताब लिखी गई है आपके सुब्बा राव की लिखी गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। RBI के पूर्व गवर्नर है ये। टाइम 100 की टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में भारतीयों का नाम शामिल है। कितने भारतीय जो है ना इसके अंदर शामिल हुए हैं? तो भारत के तो 8 लोग इसमें शामिल हुए हैं। इसमें से एक आलिया भट्ट है, ठीक है ना, एक साक्षी मलिक है, इसके अलावा सत्या नडेला है, इसके अलावा अजय बंगा है। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं, आप याद कर सकते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन में से अजय बंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के करंट में चेयरमैन है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है। ठीक है, ये दोनों तीनों चीजें याद रहनी चाहिए आपको। 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे नामित किया गया है? 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में अभी रिसेंटली जो है ना किसे नॉमिनेट किया गया है? ये जो है ना नायर है, अद्विता, ठीक है ना, नायर, इनको किया गया है। को फाउंडर है नायका की ये। ठीक है, 500 T20 में जो है ना 6 लगाने वाले प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लो एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? इस किताब के राइटर कौन है? तो ये किताब 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, एक तो है रमन मित्तल, एक का नाम है सीमा सिंह। ठीक है ना, रमन मित्तल और सीमा सिंह, इनकी किताब लिखी है लो एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ठीक है ना, तो इस सवाल को ठीक आंसर जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा।
नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आपका जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके अभी नए एमडी कौन बने हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका फिर से रीअपॉइंट किया गया है। नाम है क्रिस्टलियाना जोर्जीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा इसका हमारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1945 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में किस राज्य ने लोंगटे फेस्टिवल एक ट्राइब है, इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आपसे अकेला ही पूछे तो नागालैंड का है, पक्के पागा अरुणाचल का है, और आपको लोंगटे फेस्टिवल पूछे तो भी अरुणाचल का है। राजधानी ईटानगर है, ये भी याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अनुराग कुमार है, इनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है हमारा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा A5 रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट का अभी सक्सेसफुली प्रशिक्षण किया है किसने, ये किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का लिस्ट में नाम क्या है, वर्ड साइबर क्राइम दुनिया भर में अगर होते हैं ना तो हमारा नंबर इसमें आता है, कौन से नंबर पे, 10th पोजीशन पे आता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट के थ्रू होने वाले क्राइम में रशिया और यूक्रेन 2 पे आता है, फिर हमारा नंबर इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है। इंटरनेट पे आपसे कोई धोखाधड़ी हो ले, पैसे लूट ले इंटरनेट से, या इंटरनेट के थ्रू आपका कोई कंप्यूटर लॉक कर ले, रैंसमवेयर हो गया, और जैसे एक वाना क्राई 2017 के अंदर जो है ना बहुत फेमस हुआ था, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के 150 कंट्री को जो है ना उसने तबाह किया था समझो, या बहुतों को इफेक्ट डाला था। अकीरा रैंसमवेयर इंडिया में आया था, चाइना में अभी लॉकबिट 3.10 आया था। ऐसे करके मतलब भारत में हम लोग उसमें 10th पोजीशन पे आते हैं, कह लो आप लोग। Who become the first Indian tourist to journey into space with the Blue Horizons NH-25 मिशन। ये कौन है जो जा रहे हैं, अभी गोपी है ये, ठीक है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से ये भी याद करना है आपको। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है, वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका नाम है लिंडी कैमरून, ठीक है ना, लिंडी कैमरून। ऑप्शन नंबर ए है इसका ठीक है। और भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच अभी किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। इंडियन वुमेन हॉकी टीम के नए कोच बने हैं हरिंदर सिंह बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, हरिंदर सिंह जो है ना नए कोच बने हैं इसके। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, साइमन हैरिस बने हैं अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन है, ध्यान रखना। लेकिन आयरलैंड पूरा जो है ना वो आयरलैंड नहीं है, एक नॉर्थ आयरलैंड जो पार्ट है ना वो यूके का भी है, आपको पता होगा। ये रहा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा हिस्सा ये इंग्लैंड का आता है, उसका छोटा सा टुकड़ा एक वेल्स का है, एक टुकड़ा इसका स्कॉटलैंड का है। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों को मिलाओगे इस वाले पार्ट को तो ये तो कहलाता है आपका ब्रिटेन, या द ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं इसको। साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड और मिला दोगे तो ये पूरा पार्ट इसका यूके कहलाता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और यूके अभी फिलहाल न्यूज में क्यों है पता है, यहाँ पे ना इलेक्शन समय से पहले हो रहे हैं। इस बार पहली बार यहाँ पे गर्मियों में इलेक्शन हो रहे हैं, वरना यहाँ पे जनवरी 2025 में इलेक्शन होने थे, लेकिन यहाँ पे ऋषि शौनक ने पहले ही कह दिया कि इलेक्शन होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ की सरकार गिरने के पूरे चांसेस थे। अब आप कहोगे सरकार गिरने के चांसेस थे, सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन है, फिर भी इलेक्शन क्यों दोबारा करवा रहे हैं। तो ऋषि शौनक ने सुना कि अगर मतलब सोचा कि थोड़े दिन तक अगर और रुकते तो कंडीशन और ज्यादा खराब होनी थी। तो इनके आगे सिचुएशन तो खराब है ही है, लेकिन इन्होंने चुना जो कम खराब है ना उस सिचुएशन को चुन लिया, यूं समझ लो। जनवरी तक आते आते तो इनको जीतने के कहीं चांस है ही नहीं, ठीक है ना। तो पर अभी कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी यहाँ पे है, तो अभी ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेट करते हैं, लेबर पार्टी थोड़ी मजबूती में है, हो सकता है कि उसका नया पीएम बने अभी। तो अभी जुलाई के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। मुद्दे क्या है वहां पे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसी करके ये मुद्दे, इस मुद्दे पे सरकार जो है ना काम नहीं कर पाई, तो करके सरकार के लिए रोष प्रदर्शन है, या कह सकते हो सरकार के लिए लोग नेगेटिव है। ये भारत जैसी चीजें नहीं है कि यहाँ पे मुद्दा जो कह दिया चुनाव में कि ऐसा करेंगे, बाद में करे ना करे चलो चलता है। वहां कह रहा है तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो सरकार समझो गई। होना तो यही चाहिए डेमोक्रेसी में। हाँ,
हाल ही में गणगौर महोत्सव किस राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है? गणगौर गणगौर फेस्टिवल हर साल हर बार मनाया ही जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में मनाते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे और भी फेस्टिवल है, तीज है, बुंदी है, पुष्कर फेयर भी है। गणगौर से रिलेटेड में तो गण और गौर दो है। गण मतलब भगवान शिव और गौर मतलब माँ पार्वती है, तो इसलिए इसको गणगौर कहते हैं। वैसे जोधपुर में नहीं मनाते, बाकी इस सारे में मनाते हैं। अफ्रीका की पूरी दूरी तय करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अफ्रीका की पूरी दूरी तय करने वाले पहले व्यक्ति जो बने हैं ना, उनका नाम है रुस्कॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। इन्होंने 10,000 माइल पास किया है, फ्रॉम ब्रिटेन से है ये, और 16 कंट्री एंड टुक ओवर 19 मिलियन स्टेप इन्होंने जो है ना पूरे पार किए। हाल ही में उगादी फेस्टिवल जो है ना कहाँ का है? उगादी फेस्टिवल है भैया आपका कई सारे राज्यों का न्यू ईयर फेस्टिवल है। जैसे इस ऑप्शन में तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र सारे ही है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र और गोवा, इन सभी के नए साल को उगादी कहते हैं। न्यू ईयर अप्रैल एक तारीख का जो है ना वो न्यू ईयर, जनरली 1 तारीख कह लो आप लोग, या कुछ राज्य बैसाखी, कुछ राज्य इसमें नवरात्रे, जैसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो पहला नवरात्रा होता है वही नया साल है। उत्कल एक फेस्टिवल है, वो उड़ीसा का नया साल है। और नवरात्रे जो जनरली उत्तर भारत में पहला नया साल उससे मानते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये उगादी है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, यहाँ का नया ईयर फेस्टिवल है। ठीक। हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। महाराष्ट्र का सितार और तानपुरा, इसको जीआई टैग मिला। 2022 में वाडा की डोपिंग अपराधियों के लिस्ट में कौन सा देश जो है ना टॉप पे है? ये टॉप पे इंडिया ही है। क्या होता है सर ये डोपिंग वाला? देखो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी दिखाई दे, लेकिन क्या है गेम्स के अंदर ये चीजें प्रतिबंधित है। आप ओरिजिनल रियल रह के ही अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकते हो। इसके लिए टेस्टिंग होती है, उस टेस्ट एजेंसी का ही नाम है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको वाडा कहा करते हैं। इंडिया ने इस लिस्ट में टॉप किया, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग जो है ना इसमें पकड़े गए हैं कह लो। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाता है। पर्पज इसका यही है, प्रिवेंट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो भारत वाले ही इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं जो ऐसी एनर्जी को इंक्रीज एनहांस करने के लिए इस प्रकार के ड्रिंक का यूज करते हैं वो। Who has been appointed as a member of World Bank Economic Advisory Panel? वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के अभी रिसेंटली जो है ना अध्यक्ष कौन बने हैं, या मेंबर कौन बने हैं सॉरी, तो ये बने हैं आशुतोष कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना मैंने 1944 अभी बताई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट भी अभी बताया मैंने कौन है, अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है। भारत का टारगेट कौन से साल तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक लेके जाना है? कौन से साल तक? इंडिया एम्स टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट। 1 लाख मेगावाट तक हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी तक से बिजली बना पाएंगे, 2047 तक बनाएंगे। हरियाणा का गोरखपुर प्लांट है जो कि फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसकी नींव रखी थी और 2036 में बन के पूरा होगा। और 700 मेगावाट की एक यूनिट है, 700 गुना 4 कर दो, 4 यूनिट टोटल उसमें लगी है। 2800 मेगावाट टोटल जो है ना वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतनी एटॉमिक एनर्जी जनरेट कर पाएगा वो। नेक्स्ट आपका सवाल है कि इंडिया टू स्टेबलाइज फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत का पहला प्राइवेट मैनेजेबल एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना वो कब तक जो है ना लॉन्च कर जाने वाला है, या अपना पूरा सेटअप कर देगा वो? तो ये कर देगा 2029-30 तक। कहने का सीधा सा मतलब पता है क्या है? इट मींस है कि कंपनीज मैनेजिंग ऑयल रिजर्व विल हैव टू लिबर्टी टू ट्रेड स्टोर्ड ऑयल। ठीक है ना, स्टोर किए हुए ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी भारत के पास खुद के पास भी बहुत सारा तेल है, गोदावरी कावेरी की बेसिन में इतना तेल है कि हम बाहर से ना भी मंगवाए तो चल जाएगा। इंडिया के सारी की सारी जो मतलब खपत है वो पूरी कंप्लीट की जा सकती है, और हमें तेल के प्राइस देखने को बहुत कम मिलेंगे। जैसे आप दुबई जाते हो तो ऐसे शहरों में, या आप दुबई के अलावा जैसे सऊदी अरब वगैरह देखो, ईरान भी इवन देख लो, तो यहाँ पे तेल के प्राइस आपको इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑयल खुद के पास ही बहुत है। अब आपके घर के खेत में अगर सब्जी हो रही है मान लो, ठीक है ना, टमाटर घर के खेत में खूब सारे लगे पड़े हैं, तो आपको टमाटर मतलब इजिली मिल जाएंगे, आपको तो मिल ही जाएंगे सस्ते, पड़ोसियों को भी सस्ते ही मिलेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा सारे उगाने लग गए, सब्जी सस्ती मिलेगी। ऐसे तेल ही तेल है तो ठीक है सस्ता मिलेगा, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है तो महंगा
महंगा मिलेगा। अब चेरी चेरी की बात करो, चेरी एक फ्रूट अब आप लाओ तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन अमरूद की बात करो सस्ता मिल जाएगा क्योंकि आपके यहाँ होता है वो। तो अगर भारत कावेरी और गोदावरी के बेसिन से निकालता है, हालांकि उस तक प्रोसेस तक जाना बहुत लंबा टाइम पीरियड है अभी के लिए, लेकिन हो सकता है कि भारत उस तक पहुंचे अभी। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल लेजर जो है ना, उसको अभी लॉन्च किया है किसने? रोमानिया ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का हमारा, ठीक है, रोमानिया ने किया है। इसको भी याद कर देना है डियर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की लिस्ट 2024 में कौन सा टॉप पे है? तो 2024 की फोर्ब्स की लिस्ट में लुई वितो कंपनी के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ट फ्रांस के हैं, जो गर्ल्स से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक ये पर्स हुआ है या कुछ और भी प्रोडक्ट हैं, काफी महंगे आते हैं, 5-5-6-6 लाख के तो पर्स आते हैं इनके। तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ट है जो कि फ्रांस के हैं, 233 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इलान मस्क यूएसए के 195 बिलियन डॉलर की है। 9th रैंक इसमें मुकेश अंबानी का है जिसकी 116 बिलियन डॉलर की संपत्ति है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है ना वो क्या रहेगा कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 किस टीम ने जीता है? हाँ भाई, हमारे फार्म्स में लगभग सारे ही फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत शौक है फार्म्स का, और अब तो नया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा फार्म हाउस का, तो और बहुत सारे फार्म्स पे फ्रूट्स लगाने हैं। इवन मेरा तो आने वाले ईयर्स में टारगेट है बाग ही लगाना सब खेतों के अंदर मिला के। तो खैर पेड़ पौधे लगाओगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के लिए। तो विच टीम वॉन द नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023? तो खो खो चैंपियनशिप जो है ना 2023 में किस टीम ने लीड किया था? तो ये लीड किया था महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। टोटल प्लेयर है 12 प्लेयर ईच साइड, 9 फील्ड प्लस 3 एक्स्ट्रा खो खो के अंदर होते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज फ्यूजन रिएक्टर एयर आर्टिफिशियल सन, देखो आर्टिफिशियल सन बनाने का आजकल खूब ज़्यादा चर्चा चल रही है। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया, ये पहले चाइना ने बनाया था। आप कहोगे सर आर्टिफिशियल सन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल सन का मतलब ये है कि जितना तापमान सूरज का होता है ना, उतना तापमान ये यहाँ पे एक रिएक्टर में प्रिपेयर कर लेते हैं, और उतना टेम्परेचर ये प्रिपेयर तो कर लेते हैं, मतलब कैसे करेंगे? तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस आपको याद होगा, एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है आपका, ठीक है ना, उस टेक्निक से ये तैयार करते हैं। प्लाज्मा लूप कहते हैं इसको, या 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना इन्होंने प्रिपेयर किया। मैग्नेटिक लूप भी उसको बोला करते हैं एक्चुअली हम लोग, नाभिकीय संलयन विधि है वो, ठीक है ना, मतलब जुड़ता है हाइड्रोजन एटम जुड़ता है और जुड़ के एक्चुअली एक हीलियम बना देता है वो, ठीक है ना। तो इस नाभिकीय संलयन विधि को ये क्या करते हैं? रिएक्टर में प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसा चाइना ने भी किया था, ऐसा यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी हुआ है आपका, सॉरी इंडिया क्या माफ करना, साउथ कोरिया ने भी रिसेंटली किया है अभी, ठीक है, 48 सेकंड के लिए किया था, बहुत थोड़े टाइम के लिए। किस बैंक का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है, मिल गए, मर्जर हुआ है अभी रिसेंटली? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हुआ है। विच बैंक मर्ज विद फाइनेंस फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु के अंदर है। इन दोनों ने आपस में साठ गांठ कर ली, या कह लो दोनों आपस में मिल गए। हाल ही में किस राज्य के माताबारी पैरा प्रसाद को जीआई टैग मिला है? ये जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में त्रिपुरा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है फ्रॉम त्रिपुरा से जिनको जीआई टैग मिला है, एक माताबारी पैरा प्रसाद है, एक इसके अलावा टेक्सटाइल भी है यहाँ का रिग्नाई, और एक है रिसा। इन तीनों को जीआई टैग मिला है त्रिपुरा से जो है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की लाइन को जीरो लाइन कहा करते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके बाद में जो ना एक फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है अभी हाल ही में तुलुका, और ये कौन से देश की बनी है? तो ये अभी हाल ही में बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, यहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रेस सूचना ब्यूरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीआईबी के अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पीआईबी की पहली महिला, पीआईबी की जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है ना अभी हाल ही में, इनका नाम क्या है? इनका नाम शेफाली सरन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। कोविनेट कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है कोविनेट। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्थापना हुई थी। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ये इसके डायरेक्टर जनरल है, जो इथोपिया के रहने वाले हैं, ठीक है।
भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में टॉप पे कौन है? ये यूपी है। इसका रिसेंटली एक तिरंगी बर्फी है, इसको जीआई टैग मिला था, बहुत फेमस है और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। काशी की तिरंगी बर्फी है, इसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। बाकी बनारस मेटल कास्टिंग को मिल चुका है, लक्ष्मीपुर खेरी को भी मिल चुका है, बरेली के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मिले, पर यूपी के अकेले यूपी के 75 जीआई टैग प्रोडक्ट हो गए। किसी खास जगह की खास वस्तु को दिए जाने वाला स्टेटस या टैग कहलाता है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहलाता है वो आपका। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार साल 2024 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मीना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद ओपन एआई टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रेटेजिक एआई सुपर कंप्यूटर? एआई सुपर कंप्यूटर बन जाएगा 2027-28 तक, 27 में बन जाएगा, 28 तक पब्लिश कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई बनाएंगे। स्टार गेट जिसका नाम है, याद रखना, कंप्लीट 2027-28 तक हो जाएगा। $100 बिलियन का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। भारत की पहली एआई फिल्म जो है ना वो कौन सी है? तो भारत की पहली एआई फिल्म जो है ना उसका नाम है इरा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, IRAH, इरा, ठीक है ना। ये भारत की पहली एआई फिल्म है, इसको आयरा भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, या इरा या आयरा, ठीक है ना। ये भारत की पहली एआई फिल्म है। उत्कल डे कहाँ मनाते हैं? उत्कल डे ओडिशा का नया साल का फेस्टिवल है, ओडिशा का न्यू ईयर फेस्टिवल है उत्कल, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अलग हुआ था बिहार से, बिकम ए सेपरेट प्रोविंस बना था। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं हम। सरफुदौल्ला किस देश के पहले आईसीसी एलीट एम्पायर बने हैं? सरफुदौल्ला ये बांग्लादेश के पहले एलीट एम्पायर बने हैं। बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? फिर से शेख हसीना। बहुत ही आराम से इलेक्शन जीती है और इस पे यूएसए ने आरोप भी लगाए हैं कि बहुत फर्जीवाड़े से जीती है ये। हालांकि यूएसए कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक नया देश बसाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो वेपन वगैरह या न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है उन चीज़ों के लिए एक अलग कंट्री बसाने की कोशिश में है वो, ठीक है ना। ये भी थोड़े दिनों से बहुत न्यूज़ में चल रही है आपकी। एआई फिल्म का मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एक मशीन ही हो, मशीन इंसान की तरह काम करती दिखे, एक रोबोट ही हो, हर मतलब इंसान नहीं है, रोबोट ही रोबोट काम कर रहे हैं उसमें, और काम बिल्कुल इंसानों जैसा हो रहा है आपका। जैसे एक मिक्का रोबोट अभी रिसेंटली आई थी आपका, जो सीईओ बना था कंपनी का, आयरिस रोबोट है, केरल के स्कूल में पढ़ा रहा है। मोटे तौर पे यूँ समझ लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जगह कोई रोबोट पढ़ा रहा होता, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही वो रोबोट पढ़ाता, वैसे ही आप ये कमेंट पढ़ रहा होता, वैसे ही भावनाओं पे रहता, वही सेम फीलिंग होती, एज इट इज सब कुछ सेम, बस फर्क ये कि इंसान ना होकर मशीन होती वो, ठीक है। तो वही है एआई आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयकर विभाग ने 566.44 करोड़ का भी जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना किसके ऊपर लगाया है? ये बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया है, पेनल्टी ड्यू टू टैक्स के चक्कर में, टैक्स इरेगुलरिटी के चलते हुए। निधि सक्सेना किस बैंक की एमडी और सीईओ बनी है? तो निधि सक्सेना एमडी और सीईओ भी हाल ही में बनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है, और अपॉइंट कौन करता है इनको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। Who is the author of a book titled From a Car Shed to the Corner Room and Beyond? इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है एस रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। Who has been appointed as a Director General of National Investigation Agency? NIA के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो NIA के डायरेक्टर जनरल जो है ना सदानंद दाते है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं, और ये एजेंसी काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये आतंकवाद के विरुद्ध में काम करने वाली एक एजेंसी है ये। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आता है वो क्या है? वो है आपके पास में कि बसीरो डियोमाय फे ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, सेनेगल के। गोपालपुर बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह जो है ना वो किस राज्य के अंदर है? गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अदानी पोर्ट ने इसको एक्वायर कर लिया 95% शेयर के साथ में, गोपालपुर पोर्ट फॉर 3350 करोड़ के अंदर। रूमी ये अभी रिसेंटली बनी है पहली एआई, सॉरी हाँ
जो विच कंट्री फर्स्ट मिस यूनिवर्स पार्टिसिपेट, जिसने पहली बार मिस यूनिवर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है अभी हाल ही में रूमी ने, और ये पार्टिसिपेट किया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया पहली बार जो है ना इस मिस यूनिवर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला कंट्री था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर पहला ठीक है इसका हमारा, क्योंकि महिलाओं को इतनी ज़्यादा वहाँ पे आज़ादी नहीं है ना, ठीक है ना, खुले मतलब अधिकार इतने हैं नहीं महिलाओं के, ठीक है, तो इस करके थोड़ा सा ये न्यूज़ में है। बाकी अपॉइंटमेंट हुई है अप्रैल महीने की कुछ, ठीक है ना, और कुछ ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी, आप ना इसको पढ़ लेना वन लाइनर टाइप में ये चीज़ें। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा कहाँ पे, स्टार IQ एजुकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये अप्रैल मंथ का कंप्लीट कंपाइलेशन जो है ना वो पूरा फिनिश हो चुका है, आप इसको देख लेना। इसका स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे PDF अपडेट कर दूंगा मैं आज रात को, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है ना। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और CET मेंस का मैंने वैसे तो बता दिया है कि आपका फिर होगा अपनी स्टार IQ एप्लीकेशन पे, उसका पूरा बैच पड़ा है ऑलरेडी, वो बैच पढ़ लेना, ठीक है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए सर, राधे राधे मेरी साइड से आपको, और सभी बच्चों को प्रणाम नमस्कार, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और CET वाले बैच में हरियाणा के करंट अफेयर जो आगे के साल के हैं, जैसे साल 2024 के 6 मंथ के हैं, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा उसी बैच के अंदर ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।